Jai Hind everyone, welcome back to the current affairs classes. Now we will have the budget special session. So we will go with the budget. So before entering into the budget क्या होता है? What is the budget? What is the budget? बजट क्या है? हम्म 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 बजट हिसाब किताब है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर का। आप लोग भी घर में देखते होंगे, हिसाब किताब होता है, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, ठीक है। दैट इज द एक चीज मैं पूछूंगा, बजट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? कहीं नहीं लिखा है, तो फिर बजट क्यों कहते हैं? बजट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है। हाँ, उसका असली नाम है, क्या नाम है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और किस आर्टिकल के अंडर में है? 112 112, ठीक है। 112 आर्टिकल 112 एंड इसको एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट इसका असली नाम है, बजट नकली नाम है, ठीक है। पूरी दुनिया क्या नकली वाला नाम हम लोग जानते हैं। ये 2526 का इसलिए है क्योंकि इस साल 25 में स्टार्ट हुआ और 26 तक का है। जो फाइनेंशियल ईयर होता है गवर्नमेंट का, वो कब से कब तक का होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यही होता है। जैसे हम लोग वैसे 1 जनवरी वाला ये नहीं होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट दो तरीके का होता है, एक्सपेंडिचर दो तरीके का होता है। क्या होता है रिसिप्ट? अगर दो तरीके का होता है तो कौन कौन सा होता है? दो तरीके का रिसिप्ट होता है, किस आपको पता है किसी को? सही बता रहे थे। हाँ, रेवेन्यू एंड कैपिटल। एक होता है रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल, ठीक है। अब ये बात हो गई कि रेवेन्यू एंड कैपिटल, व्हाट इज द डिफरेंस? अब पैसा आ रहा है तो इसको रेवेन्यू एंड कैपिटल में कैसे डिफरेंशिएट करें, बताइए। हम्म 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 लॉन्ग टर्म, ठीक है। अगर आप कैपिटल जान जाते हैं तो कैपिटल को अगर छोड़ दिया जाए तो सब रेवेन्यू होगा। कैपिटल ही क्लियरिटी होना चाहिए कि क्या है कैपिटल। कैपिटल में हम ऐसे चीज को लेते हैं जिससे आपका एसेट बढ़ जाए या आपके ऊपर कर्ज आ जाए, लायबिलिटी बढ़ जाए। तो लायबिलिटी एंड कैपिटल दो चीज, एसेट ऐड हो जाए। जैसे हम घर में भी देख लें, हमारे घर में दो तरीके का खर्चा होता है, दो तरीके का इनकम भी आता है। एक होता है कि जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, तो जॉब कर रहा हूँ तो मेरी हर महीने सैलरी आएगी, तो कोई हमारे ऊपर बर्डन नहीं बढ़ा, कोई लायबिलिटी बढ़ी, तो वो क्या हुआ? रेवेन्यू में हुआ, वो रिकरिंग है और उससे हमारे एसेट पे कोई खास इम्पैक्ट एक नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी से कर्ज ले लिया, जाके बारो किया 50,000, तो वो क्या होगा? उसके चक्कर में मुझे मेरे ऊपर लायबिलिटी बढ़ जाएगी ना, मुझे वापस भी करना है और मुझे उस पर इंटरेस्ट रेट भी देना है। लायबिलिटी बढ़ गई, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो जहां सैलरी से कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ी, नहीं आपको वापस करना है, नहीं उस पर इंटरेस्ट देना है, तो कैपिटल वहां आएगा जहां पे पहला लायबिलिटी बढ़ जाए और दूसरा एसेट बढ़े। लायबिलिटी वाला एग्जांपल मैंने दिया कि जैसे मैं गया और मैंने कहीं से क्या किया, उधारी लिया,
बारो किया तो वहां पे क्या हो जाएगा, लायबिलिटी बढ़ गई, तो वो किस में आ जाएगा, कैपिटल में आ जाएगा। गवर्नमेंट भी बारो करती है डिफरेंट कंपनीज से, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, वर्ल्ड बैंक हो गया, उससे भी बारो कर सकते हैं, ठीक है। अपनी सिक्योरिटी बेच के, बॉन्ड बेच के तो भी तो बारो करती है, तो वो सब किस में आएगा, कैपिटल में आ जाएगा। एक चीज और हो सकता है, जमीन है बेच दिया, पैसे तो आए पर आपका एसेट कम हो गया, जमीन पहले था तो वो किस में आएगा, कैपिटल में आएगा, रेवेन्यू बेच के कमाए ना, क्योंकि आपने कुछ लॉस किया और उसके बाद आपका एसेट ओवरऑल कम हुआ, तो दैट विल इनटू द कैपिटल। पैसा तो आया आपके घर में, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे आपने कैपिटल रेवेन्यू में वो आएगा, कुछ एसेट को गवा दिया। क्लियर हो रही है। गवर्नमेंट भी ऐसे ही करती है, एलआईसी में उन्होंने अपना 30% कम कर दिया, शेयर बेच दिया, पैसे तो आ गए पर उनका जो कमाई होता था एलआईसी के थ्रू अब 30% कम होगा। ऐसे ही जमीन आपने बेच दिया, जो आपके जमीन से इनकम आता था कम हो गया, तो कहीं ना कहीं आपने कमाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिसीट है, वो क्या है, कैपिटल है। जहां पे भी लायबिलिटीज एंड एसेट कम या ज्यादा हो वो कैपिटल होगा, उसको छोड़ के जितने भी होंगे वो रेवेन्यू होगा। क्लियर हो रहा है। गवर्नमेंट जैसे टैक्स लगाती है तो उसको वापस थोड़ी टैक्स पैसा लौटाना है, टैक्स के ऊपर ऐसा भी नहीं इंटरेस्ट देना है, तो वो किस में आएगा, रेवेन्यू में आएगा। डिफरेंट टाइप के इनके कंपनीज है, पीएसयूज है, बीएसएनएल है और भी है, जैसे कल हम लोग पढ़ रहे थे खनिज विदेश लिमिटेड, तो क्या है, वो सब कंपनी से इनकम आता है तो वो सब रेवेन्यू में आएगा। क्लियर हो रहा है। रिसिप्ट जो है दो तरीके का होगा, रेवेन्यू एंड कैपिटल। ऐसे एक्सपेंडिचर भी दो तरीके का होता है, एक होगा रेवेन्यू और एक होगा कैपिटल। रेवेन्यू का एग्जांपल दे दीजिए आप लोग। अंजलि, रेवेन्यू का अगर दे एक्सपेंडिचर में क्या होगा, मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ, ऐसे जगह खर्च कर रहा हूँ ना ही कोई लायबिलिटी बन रही है और ना ही कोई मेरा एसेट क्रिएट हो रहा है। घर का एग्जांपल ले तो क्या हो सकता है, कपड़े खरीद लिए, कपड़े खरीद लिए तो क्या है, उससे कोई एसेट तो बना नहीं। ऐसा थोड़ी कि कपड़े फिर बेच के उसे कमाएंगे, नहीं कमा सकते हैं ना, क्योंकि वो आपके यूज में है। सब्जी खरीद लिया, ग्रोसरी का सामान खरीदा, वो सब किस में होगा, रेवेन्यू। गवर्नमेंट ऐसा किस काम में करती है, सैलरी देती है, ठीक है, स्टेट को ग्रांट देती है मुफ्त में, वो किस में आएगा, रेवेन्यू में आएगा। कैपिटल में क्या आएगा, एग्जाम्पल आप बताइए पूजा। रोड बना दे, इनकम बढ़ जाएगा। पोर्ट बना दे, कोई भी चीज क्रिएट कर दे, कोई बिल्डिंग ही बना दे, तो वो सब कैपिटल में आएगा। कैपिटल का और कोई एग्जांपल आप बता दीजिए। बॉन्ड, स्टेट को लोन ही दे दे, लोन दे देगा तो फिर क्या होगा, उसका कुछ इनकम बन जाएगा, इंटरेस्ट रेट बनेगा, कुछ ना कुछ उसका इनकम का स्रोत इंक्रीज हो रहा है, दैट विल बी इन द कैपिटल। ये बेसिक्स क्लियर हो रहा है। कैसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, यही बजट में हम टोटल पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार आर्टिकल खोल के देख लीजिए, एक 112, आर्टिकल 112 कहता है कि प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट टू एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू लेट बिफोर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एस्टिमेटेड रिसीट एंड द एक्सपेंडिचर, ठीक है, एंड दैट विल बी नोन एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर हो रही है कि पहले तो वो एनुअल रिपोर्ट आएगा जिसमें पूरा बजट होगा कि कितना खर्च हुआ है, कितना हमें चाहिए एक साल का। अब इस रिपोर्ट में दो तरीके का चार्ज आएगा, एक आएगा चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो व्हाट इज द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आप बता दीजिए।
हम्म हम्म हम्म। पहली बात तो ये सोचे कि ये फंड क्या है। ये ओवरऑल तीन तरीके का अकाउंट होता है। एक तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अकाउंट ये इंडिया, एक होता है जैसे इन्होंने बताया कि कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और एक और क्या होता है, पब्लिक अकाउंट। गुड, तीन तरीके का हो गया। ये तीनों फंड एक तरीके का तिजोरी होता है ना। आप दुकान में जाते होंगे जहाँ पैसा आए या निकले, एक होता है ना तिजोरी, वहां से निकाल के दिया जाता है। या आप दुकानों में देखते होंगे एक काउंटर होता होगा, कैश काउंटर, वहां से पैसे निकाले जाते हैं, लाए जाते हैं। तो सेम गवर्नमेंट के पास तीन तरीके की तिजोरियां हैं जहाँ पे वो पैसे रखते हैं या वहां से पैसे निकाल के देते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कहीं से भी अगर टैक्सेशन हो रहा है, कहीं से भी पब्लिक सेक्टर में बेनिफिट हो रहा है, वो सारे पैसे आके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट होता है। फिर अगर कुछ भी एक्सपेंडिचर होगा, मोस्टली दैट इज गिवन बाय द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आप एक भी पैसा बिना पार्लियामेंट के परमिशन से नहीं निकाल सकते। ठीक है। बजट एक तरीके का, अभी तो हम लोग पॉलिटी में है, अभी इकोनॉमिक्स में नहीं इंटर किए हैं, ये सब पॉलिटी का पार्ट है। जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज द पार्ट ऑफ पॉलिटी। पॉलिटी का एक और पार्ट है कि जो बजट है, ये बजट एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी हेल्ड करने का एक टूल है। आम जनता कैसे जानेगा कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है? तो आम जनता अगर डेमोक्रेसी को पूर्ण रूप से अगर हेल्ड करना चाहता है, अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो पूछेगा ना। तो वही तरीका है कि बजट के थ्रू हम पूछते हैं और जानते हैं। क्लियर हो रही है? तो अगर आपको कभी भी ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स टू होल्ड अकाउंटेबल, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी हेल्ड करने के लिए क्या है, तो एक बजट भी एक टूल में आता है। क्लियर हो रही है चीजें? एक भी पैसा आप बिना पार्लियामेंट के पूछे नहीं निकाल सकते, वो क्लियर कट आर्टिकल 112 में डिफाइन किया है। दो तरीके की एक्सपेंडिचर होगा, एक होगा चार्ज्ड अपॉन, एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन, और एक होगा अदर एक्सपेंडिचर। चार्ज्ड अपॉन का मतलब होता है हर एक पैसा तो आप पार्लियामेंट के सहमति से ही लेंगे, डिस्कशन होगा, लेकिन उसमें जो चार्ज्ड अपॉन है और अदर है, इसमें ये एक डिफरेंस है कि चार्ज्ड अपॉन है उसमें वोटिंग नहीं होगी, वो फिक्स होता है, वो आपको पैसे देने ही होते हैं, उस पर वोट करके कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। एंड जो अदर्स होते हैं उस पर वोटिंग होती है और डिमांड ऑफ ग्रांट के रूप में वोटिंग होती है। क्लियर हो रही है ये कि बजट क्या है, क्या उसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है, एक तरीके का अकाउंटेबिलिटी हेल्ड करने का टूल है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी बजट नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट को ही बजट कहते हैं। बजट को दो पार्ट में बांटा जाता है, स्टार्टिंग में रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, फिर इन दोनों को दो दो पार्ट में बांटते हैं। क्लियर? अब आप जब एक्सपेंडिचर पे आते हैं तो वहां पे रेवेन्यू एंड कैपिटल हो गया। पहले तो एक्सपेंडिचर में पॉलिटिकल रूप से दो तरीके का फंड होता है, वो हम अभी उसमें इकोनॉमिक्स वाला देखें। यहाँ पे पॉलिटिकल वाली जो दो चीजें होंगी, एक होगा एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन और एक होगा अदर्स। डिफरेंस ये दोनों में है कि जो एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन होगा उस पर वोटिंग नहीं होती है, लेकिन डिस्कशन होता है। डिस्कशन सबका होगा, लिखा हुआ सब रहेगा। ये चीजें क्लियर हो रही है? यूपीएससी फंसाएगा इसमें कि वोटिंग किस पे होती है किस पे नहीं होती है। तो जिस पे चार्ज्ड अपॉन होगा उस पे वोटिंग नहीं होगी। ठीक है। अब ये बात होता है कि चार्ज्ड अपॉन क्या होगा। ठीक है, उसके पहले ये समझ लें कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है। जितना भी हम रिसिप्ट गवर्नमेंट का मिलेगा टैक्स के रूप में, नॉन टैक्स के रूप में, कैपिटल रिसिप्ट के रूप में, बारोइंग के रूप में, वो हमेशा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आएगा। दो अकाउंट अलग होता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया टोटली वो बैंकिंग से रिलेटेड है, वो गवर्नमेंट का पैसा होता ही नहीं है, वो लोग जमा करते हैं, फिर उस पर इंटरेस्ट और जो निकाल लेते हैं। जैसे कि आपका पोस्ट ऑफिस में भी देखते हैं बैंक होता है, तो वो सब पब्लिक अकाउंट में होगा। लेकिन इसमें जो आएगा वो गवर्नमेंट का पैसा है। पब्लिक अकाउंट में जो आएगा वो गवर्नमेंट का पैसा नहीं होता है, वो जस्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शन होता है ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट वो रखे रहता है। ठीक है। कंटीजेंसी फंड जो होता है दैट इज द इमरजेंसी फंड, कि एक जैसे आपको इसमें तो वोटिंग करा के ही निकालेंगे, बिना वोटिंग कराए निकालेंगे नहीं, लेकिन कुछ तो पैसे होने चाहिए कि कभी इमरजेंसी आ गया। जैसे आपका एक तो ओरिजिनल होता है जो
आपका तिजोरी एक ओरिजिनल होता है, कैश काउंटर एक आप किनारे भी तो रखते हैं कि कभी इमरजेंसी पड़ेगा तो यहाँ से मैं पैसे निकाल के दूंगा, वो कंटिजेंसी फंड होता है, वो टोटली अंडर प्रेसिडेंट के अंडर में वो ऑपरेट होता है। ठीक है, क्लियर हो रही है ये सब चीजें? अभी तक जो डिस्कशन कर रहे हैं समझ में आ रहा है? कॉन्टिजेंसी फंड पे जो चार्ज अपॉन होगा वो ऑलरेडी इस सेक्शन में आर्टिकल 112 ने डिफाइन किया है, प्रॉपर रूप से डिफिनीशन है यहाँ पे भी क्या क्या आएगा। जो सैलरीज जितने भी बड़े अथॉरिटीज हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, स्पीकर हो गए, चेयरमैन हो गए, इन सभी लोगों का जो सैलरी होता है, अलाउंस होता है, वो चार्ज अपॉन होता है, उस पर वोटिंग नहीं होती है, वो डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर होते हैं। क्लियर हो रही है ये चीजें? यहाँ पे इन्होंने साफ साफ दिया हुआ है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उनकी जो पेंशंस है ऑल दे आर चार्ज अपॉन। सीएजी का जो है सैलरी अलाउंस, तो एक बार देखते रहिएगा तो याद हो जाएगा। लास्ट में इन्होंने दिया है कि कुछ एक्सपेंडिचर कॉन्स्टिट्यूशन के और पार्ट में भी लिखा होगा, जैसे हो सकता है कि जब हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिस्कस कर रहे हो या अदर अथॉरिटी का, वहां पे मेंशन होगा। एंड द पार्लियामेंट अगर कोई लॉ भी बना के कह देगी कि ये चार्ज अपॉन है तो उस पर वोटिंग नहीं होगा। क्लियर? क्या क्या अभी तक डिस्कस किया आप ही बता दीजिए। अभी तक हम लोग सब बेसिक डिस्कस कर रहे हैं कि बजट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं, उसका डिफरेंट पार्ट क्या होता है, किस तरीके से उस पर वोटिंग होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब एंट्री करेंगे कि इस बार के बजट में क्या है, उसका हम लोग ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, बेसिक समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है कि वो लिखा नहीं है, सबको लगता है कि लिखा है, ये कई बार यूपीएससी पूछती है ये स्टेटमेंट करके। ठीक है, कौन सा उसका आर्टिकल है ये क्लियर होना चाहिए, किस तरीके का चार्ज है, चार्ज अपॉन है, चार्ज एक अदर्स है, और बाकी सब चीजें हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। जो सबसे बड़ी इस बार का है कि उन्होंने कहा है कि 12 लाख तक का जितना भी इनकम होगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। नॉर्मल जो टैक्स स्लैब है ये है कि 4 से 8 लाख पे 5% लगता है, 4 to 8 लाख 10%, उसके बाद 12 to 16% 15% का होता है, ये ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। ये नॉर्मल टैक्स स्लैब है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सैलरी अगर पूरे साल में 8 लाख और 4 लाख के बीच में, 4 लाख से नीचे है तो कुछ नहीं देना है नॉर्मल कंडीशन में, 4 लाख से 8 लाख के बीच का जो आपका इनकम होगा उस पर 5% है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जब आप 6 लाख भी कमाते हैं तो आपके पूरे 6 लाख पे 5% नहीं लगेगा। कितने पे लगेगा? सिर्फ 2 लाख पे लगेगा, क्योंकि 4 लाख डिडक्ट हो जाएगा, बचा 2 लाख, उस पर आपका 5% लगेगा। मानिए आपकी इनकम 9 लाख है या मानिए 10 लाख है, तो क्या उस तरीके से लगेगा? किस तरीके से टैक्स देना पड़ेगा? पहले 4 लाख हटा देंगे, 4 से 8 पे 5% लगेगा, बाकी जो 2 लाख बचा उस पे कितना लगेगा? 10%। ये क्लियर हो रही है? जो इस बार का टोटल मनी गवर्नमेंट के पास आई है सबसे ज्यादा जो है 24%, एंड दैट इज फ्रॉम द बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। है ना गवर्नमेंट के पास आने का डिफरेंट तरीका। तो पहला जो है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का मतलब आप पे कर्ज ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा तरीका जो है दैट इज द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या क्या हो सकता है? जैसे हम लोग पे करते हैं, डायरेक्ट कंपनियां कॉर्पोरेशन टैक्स भी देती है, कस्टम ड्यूटी होती है, कस्टम नहीं, एक्साइज ड्यूटी जो होती है वो डायरेक्ट इनकम पे होता है। ठीक है, फिर जीएसटी एंड अदर टैक्सेस, देन कॉर्पोरेशन टैक्स, अगेन ये इनकम टैक्स का ही पार्ट होता है लेकिन ये कॉर्पोरेशन से हम डायरेक्ट लेते हैं। नॉन टैक्स रिसिप्ट, एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट में क्या आ जाएगा? बताइए, आप बताइए। आपको यहां साफ साफ लिखा है नॉन टैक्स, जहां पे हम टैक्स नहीं लगा रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहाँ कहाँ नहीं टैक्स लगाती है, ऐसे ही कमाती है। रेलवे में जो कमाई होता है वो नॉन टैक्स ही है ना। नॉन टैक्स का मतलब बिना टैक्स लगाए कमा रहे हैं कोई भी चीज। बीएसएनएल अगर कमा के पैसा देगा वो नॉन टैक्स हो जाएगा। ठीक है,
जो आप यूनिवर्सिटीज में फी देते होंगे, एग्जामिनेशन फी, ये सब चीजें क्या होगी? नॉन टैक्स ही है, टैक्सेशन तो है नहीं, आप डिफरेंट अदर फॉर्म में दे रहे हैं, तो दैट विल बी नॉन टैक्स। यूनियन एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ये होता है कि जो कोई प्रोडक्शन होता है तो जहाँ पे प्रोडक्शन के टाइम पे ही लगा लेते हैं वो एक्साइज ड्यूटी होता है, ये हो गया। एंड कस्टम्स, कस्टम का मतलब जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उससे जो पैसे आते हैं। एंड नॉन डेट कैपिटल रिसिट, नॉन डेट कैपिटल रिसिट में क्या आएगा? ये समझ में आ रहा है? बोरोइंग अदर लायबिलिटीज क्या है? मतलब हम किसी से बोरो कर रहे हैं, उधारी ले रहे हैं, गवर्नमेंट लेती है ना, जैसे अपना जब बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज बेचती है तो क्या होता है? उधारी बोरो ही कर रही है। और लायबिलिटीज कोई अलग किसी देश से बोरो किया, अदर लायबिलिटीज, ये चीजें क्लियर हो रही है, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। दूसरा हो रहा है इनकम टैक्स, ये भी क्लियर हो रहा है। जीएसटी जो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रोडक्ट पे देते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स जो कॉर्पोरेट का फाइनल प्रॉफिट होता है बैलेंस शीट पे, उस पे जो टैक्स डायरेक्ट लगाते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया। नॉन टैक्स रिसिट, ये क्लियर हो गया, जो हम लोगों ने डिस्कस किया, बीएसएनएल हो गया, रेलवे हो गया, नॉन टैक्स है। फिर हो गया यूनियन एक्साइज ड्यूटी, जब मानी प्रोडक्शन हम कोई भी चीज कर रहे हैं डिफरेंट स्टेज पे, जो प्रोडक्शन के टाइम पे लगता है दैट विल बी द एक्साइज ड्यूटी। आफ्टर दैट कस्टम्स, कस्टम में इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड नॉन डेट कैपिटल रिसिट। नॉन डेट मतलब आप उधारी ले रहे हैं लेकिन उस पर आप इंटरेस्ट रेट नहीं देंगे। ग्रांट मिलता है, वर्ल्ड बैंक ग्रांट देता है मुफ्त में, पैसा तो दे दिया लेकिन उस पर टैक्स नहीं लगाएगा, तो दैट विल बी नॉन डेट। डेट नहीं है लेकिन उधारी आपको ने लिया है, मुफ्त का है, दैट इज द नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। इस तरीके से वो होगा कि कुछ कैपिटल क्रिएट करना है, वो आपको कोई बिल्डिंग बनाने के लिए दे रहा है, रोड बनाने के लिए दे रहा है, ऐसा हो कि जहां पे आपका एसेट फॉर्म हो, कैपिटल जहां पे लग जाए वहां पे एसेट बनेगा। चीजें क्लियर हो गई? गवर्नमेंट कहां कहां से होता है। अब देखिए सबसे ज्यादा हमारा गवर्नमेंट कहां से कमा रहा है? उधारी लेके, ये है। और इसीलिए हमने हमारे जो बजट का नेचर है, इकोनॉमी का नेचर है, वो उतना हेल्दी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम हमारी जो आ रहे हैं दैट इज बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप बोरोइंग कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट भी देते होंगे, तो कहीं ना कहीं वो पार्ट बनता होगा। अभी एक्सपेंडिचर में देखिएगा इंटरेस्ट रेट ही सबसे बड़ा पार्ट बनेगा। जब बोरोइंग सबसे ज्यादा है तो वो एक्सपेंडिचर में भी सबसे ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं आप अगर खुद का पैसा होता तो इतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट नहीं देना पड़ता, वो कैपिटल फॉर्मेशन में चला जाता। ये क्लियर रहिएगा। पूछ सकता है कि इंडिया का जो यूनियन गवर्नमेंट का जो रिसीट है सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट बनाता है? बोरोइंग एंड लायबिलिटीज। सेकंड पे आ गया इनकम टैक्स, फिर हो गया जीएसटी एंड अदर टैक्सेस एंड कॉर्पोरेशन टैक्स। ये सब आपको थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए, कम से कम टॉप का 2-3 तो पता होना चाहिए। इनकम टैक्स एंड जीएसटी तो याद हो जाएगा मुझे लगता है, बोरोइंग अब नहीं भूलेगा, ठीक है। फिर आता है कि वेयर डज मनी गोज, कहां पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की है। तो सबसे ज्यादा 22% का है सेल्स, स्टेट शेयर एंड टैक्स ड्यूटीज। जो हमारा हम लोग पढ़ते हैं ना फिनेंस कमीशन, शेयरिंग होता है स्टेट और सेंटर के बीच में। 280 आर्टिकल 280 फिनेंस कमीशन एंड शेयरिंग बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर। तो जो स्टेट का पार्ट होता है वो सबसे ज्यादा है 22%, और उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि बोरोइंग ज्यादा था तो दूसरे नंबर पे ये आ गया। क्लियर हो रही है? थर्ड नंबर पे 16% सेंट्रल सेक्टर स्कीम। व्हाट इज द सेंट्रल सेक्टर स्कीम? अभी 3-4 दिन पहले डिस्कस किया था, आप बताइए। स्कीम चलाती है, इतना तो पता हो गया कि स्कीम चलाती है, सेंटर चलाती है। तो किस तरीके का स्कीम चलाती है, फिर ये बात हो गया। पीएम तो सब चला रहे हैं, सेंटर से जितना वेलफेयर स्कीम तो चल रहा है। दो तरीके का यहाँ पे दिया है ना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, दोनों तो पीएमजी ही चला रहे हैं। अच्छा, तो इसमें पूरा सेंट्रल सेक्टर स्कीम में पूरा गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट पे कर रहा है। स्पॉन्सर्ड में 100% यूनियन गवर्नमेंट पे कर रहा है। सही है वो? और लोग बताइए कोई और। म्यूनिसिपैलिटीज को बस देंगे, ऐसा तो बात नहीं है।
ये बहुत कुछ सही है। हाँ, ये थोड़ा सा क्लियर रहेगा। सेंट्रल सेक्टर, यहाँ पे सेक्टर है। देखिए मानिए आप सिंपल सी बात कीजिए, कोई इवेंट हो रहा होता है, एक स्पॉन्सर्ड होता है, उस पर देखिएगा कि कई लोगों का स्पॉन्सर का नाम लिखा होता है किनारे। 100% वो देता नहीं है, कई स्पॉन्सर्ड होते हैं ना, वो अपना जो इवेंट करा रहा है वो भी देता है। तो इसी से क्लियर हो जाएगा, स्पॉन्सर्ड लिखा है तो कहीं ना कहीं वो स्पॉन्सर्ड कर रहा है, 100% नहीं दे रहा है। ठीक है, तो जहां पे भी स्पॉन्सर्ड आ जाएगा तो स्पॉन्सर्ड वाला दिमाग में बैठा लीजिएगा कि स्पॉन्सर वाला नीचे लोगो लगा होता है ना, आप देखते होंगे इवेंट्स मैच में देखते होंगे स्पॉन्सर्ड का लोगो लगा होता है, तो कुछ पैसे दिए होते हैं ना, इवेंट तो पूरा नहीं करा रहे होते हैं। तो स्पॉन्सर्ड में सेंट्रल का जो पैसा लगेगा वो परसेंटेज में लगेगा। नॉर्मल ये 60:40 होता है, 90-10 इन द केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न जो होते हैं वहां पे, नॉर्थ ईस्टर्न या कुछ स्पेशल कैटेगरी के जो स्टेट होते हैं वहां पे 90:10 होता है। नॉर्मल जो रेशियो है 60:40 होता है। समझ में आ रहा है ये? पहली बात आप लोगों ने सामने बताया कि स्कीम है, प्रधानमंत्री पीएम चला रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, ये तो दोनों में ये कॉमन है। डिफरेंस ये है कि फंडिंग सेंटर कहेगा कि ये 100 का 100 रुपये मैं दूंगा, ये आप स्कीम चलाइए। और यहाँ पे जो एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं सेंट्रल सेक्टर में, ये यूनियन इंप्लीमेंट करता है। फंडिंग भी यूनियन करेगा और इम्प्लीमेंटेशन भी 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी करेगी। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो हम लोगों के किसान सेवा वो सम्मान निधि आता है ना, 6,000 2-2 हज़ार का इंस्टॉलमेंट, पीएम स्वनिधि स्कीम, तो वहां पे जो है वो टोटली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, स्मार्ट सिटी जो बना रहे थे वो टोटली सेंट्रल सेक्टर का था, 100% गवर्नमेंट से आता था, यूनियन गवर्नमेंट देता था, और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज भी यूनियन गवर्नमेंट ही था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में होता है कि इम्प्लीमेंटेशन एवरीथिंग विल बी डन बाय द स्टेट्स, जो शेयरिंग होगा परसेंटेज वो सेंटर दे देगा, पैसे में शेयरिंग होगा। आप देखिएगा मैच में भी स्पॉन्सर जो होता है वो इंप्लीमेंट थोड़ी कराता है, आईसीसी कराती है ना, तो यहाँ पे भी स्पॉन्सर जो होगा वो सेंटर होगा, लेकिन टोटल इंप्लीमेंटेशन स्टेट होगा। ये क्लियर हो रहा है? अब नहीं ना कंफ्यूज होंगे, ये तीसरी बार बता रहा हूँ क्लास में। सबसे ज्यादा शेयर ऑफ द टैक्सेज है, दूसरे पे इंटरेस्ट पेमेंट है, और तीसरे पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, फिर चौथे पे फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर है, उसके बाद डिफेंस है। ये बहुत याद रखिएगा, डिफेंस में हम बहुत पैसे दे रहे हैं, 8%। आप सोचिए डिफेंस में 8% हम लगा रहे हैं, दैट इज इवन मोर देन द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। तो युद्ध का ये घाटा होता है, जहां पे भी हॉस्टाइल नेचर होता है आसपास का, वहां पे आप इस पे खर्च करते हैं। ये पैसा आप इन सब चीजों पे खर्च कर सकते थे, आप कैपिटल फॉर्मेशन पे कर सकते हैं। ये सब चीजें यू शुड हैव क्लियरिटी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 8% और 8% सब्सिडीज में भी दे रहे हैं। सब्सिडीज जैसे हम डिफरेंट, जैसे फ्री में वाटर देते हैं ना, फ्री में हम लोग और भी सब्सिडीज देते हैं, जैसे कि आप जाएंगे यूरिया खरीदने तो उस पर आपको लेस रेट पे मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ फंडिंग करती है, सब्सिडीज देती है, तो वहाँ पे सब्सिडीज भी अच्छा खासा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सब्सिडीज भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि आप मुफ्त में दे रहे हैं। ये सब जितने भी पैसे हैं यहाँ और यहाँ, ये दोनों पैसे में कम करके हम एजुकेशन और हेल्थ पे लगा सकते थे, और उससे क्या होता, एक बढ़िया कैपिटल फॉर्म होता है। अगर यूथ हमारा जो डेमोग्राफी है स्ट्रांग है, तो माना जाता है कि इकोनॉमी फ्यूचर में वो स्ट्रांग होगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये सारी चीजें एक तरीके से दिमाग में होनी चाहिए। जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे तो ये सब चीजें आप मेंशन कर सकते हैं, और इसका बहुत यूज है। ठीक है, ये सिर्फ प्रीलिम्स में ही यूज नहीं है, ये सब चीजें मेंस में भी बहुत जगह यूज होंगी। व्हेनेवर यू आर राइटिंग ए आंसर, यू शुड ब्रिंग ऑल दिस इनटू द पॉइंट्स। आगे बढ़े, क्लियरिटी आ रही है कि क्या गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा इनकम का स्रोत है और क्या सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर कहां पे कर रहे हैं। फिजिकल डेफिसिट, व्हाट इज द फिजिकल डेफिसिट? फिजिकल डेफिसिट डेली हम लोग पूछते हैं, व्हाट इज द फिजिकल डेफिसिट? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। वह भी हमने दो पार्ट में बांटा, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो वो डेफिसिट में आ जाएगा। हमने देखा कि हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है एज कंपेयर टू द रेवेन्यू, जो हमारा रिसिप्ट है, तो वो क्या होगा, डेफिसिट में आएगा। डेफिसिट का ये इन्होंने ग्राफ बनाया है एज परसेंटेज ऑफ द जीडीपी। जीडीपी का एक टोटल हमारा जो अमाउंट है उसका परसेंटेज में इन्होंने ग्राफ
दिखाया है 4.5% जब गवर्नमेंट इनकी आई थी, और अभी का हालत भी उतने पे ही है 4.4%। 2014-15 में, 13-14 में व्हेन गवर्नमेंट इंटोर्ड 4.5% था। इस साल का जो है फिजिकल डेफिसिट का भी टारगेट गवर्नमेंट उतना ही कर रहा है। ये 9.2 तक हम पहुंचे हैं। क्यों 9.2 पे पहुंच गया था? कोविड, यहाँ पे देखिए नीचे कोविड है, तो वहां पे इनकम कम हो जाएगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी बूस्ट करनी थी, इसीलिए हमने बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर किया था, और इसीलिए ये फिजिकल डेफिसिट बहुत हाई था। फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं होता, किसी फैमिली के लिए भी अच्छा नहीं होता है। आपकी फैमिली में अगर आप बारो ज्यादा कर रहे हैं एक्सपेंडिचर करने के लिए, जब भी फिजिकल डेफिसिट होगा तो कहाँ से वो पैसे आएंगे? बारोइंग से आएगा। जब आपका इनकम नहीं है तो उधार ही लेंगे, तभी तो वो खर्च करेंगे। तो एक लिमिट के बाद जाने पे आपकी बारोइंग अच्छी नहीं होती है, और कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी को इनस्टेबल करती है, ऐसे ही फैमिली को इनस्टेबल करती है। तो ये गवर्नमेंट, हमेशा गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट में इसलिए जाती है क्योंकि उसको इलेक्शन जीतना होता है। इलेक्शन जीतना है तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर ज्यादा, स्कीम्स पे, सब्सिडीज पे। तो परेशान होकर हमने डिसीजन लिया, 2003 में हमने एक्ट बनाया। व्हाट वाज द नेम ऑफ द एक्ट, किसी को पता है? इसको कंट्रोल करने के लिए, आवाज नहीं आ रहा है। फिजिकल डेफिसिट एक काफी हाई कंटिन्यूअसली था ड्यू टू द पॉलिटिकल नेचर। तो इसीलिए 2003 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था इसको कंट्रोल करने के लिए, FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। एक बार लिख देता हूं, दिस एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको FRBM एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के थ्रू हमने ये डिसाइड किया कि गवर्नमेंट अपना जो फिजिकल डेफिसिट होगा वो 3% से ज्यादा नहीं लेके जाएगा। ड्यू टू द पॉलिटिकल नेचर ये कंटिन्यूसली काफी हाई फिजिकल डेफिसिट था। हमने 1990 में इनस्टेबिलिटी भी देखा, लाख प्रयास के बाद भी ये हमेशा काफी हाई जा रहा था, बीच में 88% जा रहा था। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट बनाया। उस एक्ट के थ्रू हमने ये डिसाइड किया कि जो यूनियन गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट जाना चाहिए वो 3% के आसपास ही रहना चाहिए, और उसको वो लोग हर 2 साल बाद अचीव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक नहीं कर पाए। ये हमारे सबसे एफिशिएंट गवर्नमेंट जो क्लेम कर रहे थे उनका भी ये ग्राफ है कि 4.4 पे अभी भी हैं, और ये 4.4 पे बहुत मेहनत करके अचीव किए हैं। अभी बीच में 6-7 पे हम लोग थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमेशा यूनियन गवर्नमेंट के लिए हेडेक का वो रहता है कि कैसे इसको मैनेज किया जाए। क्लियर हो रही है? ये ओवरऑल एक तरीके से पिक्चर है जो इस बार का बजट का है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का रहा है वो इंक्रीज हुआ है, ये अच्छा साइन है इकोनॉमी के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है, इसका मतलब हमने कुछ एसेट फॉर्म किया है, और वो एसेट क्या होगा, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में रेवेन्यू बनेगा, इनकम बनेगा, रिसिप्ट में बनेगा। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव है। तो ये आप लोग मेंस में लिख सकते हैं। कंटिन्यूसली देखिए इंक्रीज किया है। कहीं पे भी यहाँ पे अगर फाइनेंशियल ईयर 17 का देखें, 2017 के बाद कहीं पे भी डिक्रीज नहीं किया है। तो यूपीएससी अगर एक स्टेटमेंट बनाता है कि जो फिजिकल हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है यूनियन गवर्नमेंट का वो कंसिस्टेंटली दैट हैज बीन इंक्रीज, तो ये स्टेटमेंट सही रहेगा। इस तरीके का स्टेटमेंट वो पूछते हैं ट्रेंड क्या रहा है, तो इसका ट्रेंड जो रहा है दैट हैज बीन इंक्रीज्ड। लेकिन यहां पे इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है,
यहाँ पे जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ द जीडीपी वो फ्लक्चुएट किया है ड्यू टू द फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ द जीडीपी। परसेंटेज इन इफेक्टिव इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आप पैसे में काउंट कर रहे हैं ना। आप समझ रहे हैं कैसे इफेक्टिव का ये है, ये बहुत रियल पिक्चर नहीं दे रहा है। जैसे ये नहीं है कि आपने 10 सालों से डेली 100 रुपए के अंडे खाए हैं तो आप हर बार 12 अंडे खा रहे हैं। हो सकता है कि 100 रुपए आप 2003 में 2 दर्जन अंडे खा रहे होंगे तो 100 रुपए आज आप सिर्फ 12 अंडे खा रहे होंगे। क्लियर हो रहा है? पैसे सेम रहे हैं लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ एक्स हैज बीन इंक्रीज्ड। यहाँ पे यही है कि आपका ओवरऑल दिखा रहा है कि इंक्रीज्ड, बट अगर रियलिटी में देखें तो देयर हैज बीन द फ्लक्चुएशन, लेकिन अंत में देखिएगा कहीं ना कहीं हाई पे है, ओवरऑल एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ग्राफ में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो ये क्लियर रहिएगा कि एक हमारा एब्सोल्यूट ग्रॉस में है और एक है परसेंटेज में। क्लियर हो रहा है ये चीजें? ये वाला समझ में आया? क्योंकि ये थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा कि कैसे एक जगह केवल बढ़ रहा है, एक जगह घटता बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम एक जगह एब्सोल्यूट ले रहे हैं। जैसे अंडे का एग्जांपल दिया, समझ में आ रहा है कि आपका जैसे है कि आपका पूरे घर का बजट मानिए 5,000 होता होगा, 5,000 में 100 रुपए आप 2003 में भी देते होंगे। अब आपका बजट बढ़ गया 20,000 हो गया, अब भी आप 100 रुपए दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो दैट इज नॉट द सेम। अगर 100 का 200 भी कर दें और अंडे का रेट 3 गुना हो गया हो तो आपको 12 के कितना अंडे मिल रहे होंगे? अधिक से अधिक 16 मिल रहे होंगे, लेकिन आप उस समय तो 2 दर्जन खा रहे थे ना, तो इसीलिए एब्सोल्यूट टर्म में ये इंक्रीज है, लेकिन आप कंपेयर करते हैं तो वो डिक्रीजिंग है जगह जगह पे। अब हम आते हैं ओरिजिनल जो बजट स्टेटमेंट इस बार का था। अभी तक हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे थे, ओवरव्यू था। अभी तक चीजें क्लियर है? अभी तक जो डिस्कस किए क्लियर है ना बेसिक्स? नाउ इस बार के बजट में क्या क्या है? सबसे बड़ा न्यूज तो यही था कि मैम ने बोला है कि हमने पूरा 1 लाख करोड़ का इनकम रिबेट किया है, वो कंजप्शन के लिए स्टिमुलेट करेगा। क्यों ये बातें क्यों हो रही हैं? कंजप्शन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब आपका इनकम टैक्स कम लगेगा तो आपके पास पैसे ज्यादा बचेंगे। अब 12 लाख वालों के पूरे पैसे बच जाएंगे। 75,000 उन्होंने रिबेट का भी प्रोविजन दिया है। रिबेट का मतलब ये होता है कि आपका इनकम टैक्स पहले इवेल्युएट करने के पहले कुछ आपके चीजें रिड्यूस की जाती है। जैसे आपका हो सकता है रेंट देते हो, आपके बच्चे का फी देते हो, तो एक लम सम अमाउंट दिया जाता है। या तो आप सब कुछ का रिसिप्ट दीजिए, या तो एक लम सम अमाउंट दिया जाता है कि 75,000 आप डिडक्ट कर लीजिए। तो 72,75,000 तक का जो इनकम है ओवरऑल नॉन टैक्सेबल है इस साल। क्लियर हो रही है ये चीजें? तो इसीलिए जब टैक्सेस कम होगा तो किसके पास ये पैसे बचेंगे? आम जनता के पास बचेंगे। लेकिन इसका निगेटिव इंपैक्ट गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे होगा, रिसिप्ट पे होगा, क्योंकि जो टैक्स वाला इनकम है रिसिप्ट होगा कम होगा। गवर्नमेंट ये सोच रही है कि जब लोग ज्यादा अगर सेव करेंगे तो ज्यादा कंज्यूम करेंगे, तो वो उनका ये है कि बाय द इनडायरेक्ट टैक्सेस जो ले सकते हैं। फिर उनका ये मानना है कि जॉब बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ये गवर्नमेंट ऐसा होप कर रही है कि आने वाले टाइम में इस पैसे का ऐसा यूज होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे यही डिस्कशन है। साथ साथ इन्होंने जो कस्टम ड्यूटीज में डिफरेंट रेट्स होते थे, वो पहले 15 रेट्स होते थे। हो गया ना कि किसी पे उन्होंने 7% दिया, किसी पे 13% लिया, किसी पे 8% लिया। जैसे आप जीएसटी में भी देखिएगा स्लैब है ना, 5%, 12%, 18%, 28%, इस तरीके का स्लैब है। ऐसे ही कस्टम ड्यूटीज में है। तो आप जितना ज्यादा स्लैब बनाते हैं उतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ट्रंप इसका बहुत विरोध भी कर रहे थे कि ये बहुत कंफ्यूजिंग है इंडिया का जो कस्टम ड्यूटीज है। तो इसको भी मानना जाता है कि डर के भी ये इन्होंने 7 किया है ताकि हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करें। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि जब आप रिफॉर्म प्रोसेस में लिखेंगे कभी मेंस का आंसर कि टैक्सेशन में क्या रिफॉर्म किया, तो ये भी एक तरीके का रिफॉर्म है, ये पॉजिटिव है, ये आप इसको अपने प्रो पॉइंट में लिख सकते हैं। ये यहाँ पे दिया भी है कि यूएस प्रेसिडेंट काफी डिमांड कर रहे थे कि ये काफी हाई है, इसीलिए हमने 7 किया। अभी तो वो डिमांड ये भी आता है कि ये स्लैब 2 या 3 में होना चाहिए ताकि क्लियरिटी रहे। जैसे आपका जब आप जीएसटी भी देते हैं तो क्लियरिटी रहता है ना कि 50 तरीके, कभी 5% लगा लेते हैं, कभी 12%। आप भी कंफ्यूज होते हैं कि सही में लगाया कि गलत लगाया है। आर यू गेटिंग ना? तो इसी तरीके से ये जितना कम होता है खासकर ट्रेड के लिए सही होता है, क्योंकि
जितना ज्यादा ऑफिशियल्स के बाद ज्यादा पावर, क्योंकि वो डिफाइन करेंगे कि आपका ये वाला है, अगर कम होगा तो क्लियरिटी रहेगी, अरे यही तो लगता है, तो वहां पे आपको ज्यादा निगोशिएशन नहीं करना पड़ता है। तो दिस इज ए पॉजिटिव टैक्स रिफॉर्म। फ्रेश बूस्ट फॉर द क्वेस्ट टुवर्ड द क्लीन एनर्जी, कल भी हम लोग पढ़ रहे थे। अब क्लीन एनर्जी चाहिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय क्या हो गया है? क्रिटिकल मिनरल्स। कितने क्रिटिकल मिनरल्स गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है? 30। और उसमें से कितना रेयर अर्थ एलिमेंट है? आर इज 17, उसी का पार्ट है, सबसेट है। उसका जो एबंडेंस है वो कम है, लैंडसाइड ग्रुप होता है, कल हम लोगों ने देखा था। ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी कल हम लोगों ने देखा था ना, यहाँ पे ये था ना रेयर अर्थ मटेरियल, लैंथनाइट्स थे, एंड उसको छोड़ के दो और हैं, टोटल 17 है। सत्रह 17 आ रहा है, ठीक है, टोटल 17 है। ये सबसेट होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स के। सबसे ज्यादा इनका यूज किस चीज में है? एडवांस टेक्नोलॉजीज में, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ये सब में इनका काफी यूज है, एंड दैट्स व्हाई दे हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। दिक्कत ये है कि इस पे टोटल कंट्रोल जो है वो चाइना का है। यहाँ पे कल इकोनॉमिक सर्वे में भी ये डिस्कशन है। 65% of the world nickel, 68% of the cobalt and 60% of the lithium, that is चाइना इसको प्रोसेस करता है। उसके सिवा आप देखिएगा कि चाइना कंट्रीब्यूट 63% ऑफ द ग्लोबल माइनिंग। आप समझ रहे हैं, एक देश 100 में से 63% का माइनिंग वो करा रहा है। ग्लोबल एक तरीके से कंट्रोल आने वाले टाइम में कर सकता है अगर डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो। 90% ऑफ द ग्लोबल प्रोसेसिंग और माइनिंग का दो मतलब होता है। माइनिंग का मतलब आपने जमीन से खोद दिया, तो ऐसा थोड़ी है कि वो एकदम आयरन ही निकलता है। आयरन के साथ बहुत से ओर्स होते हैं, बाद में आप उसको रिफाइन प्रोसेस करके स्टील या आयरन में कन्वर्ट करते हैं। तो और कंट्रीज, जो कुछ कंट्रीज गरीब है, अर्जेंटीना वो तो माइनिंग तो कर लेती हैं, प्रोसेसिंग के लिए वो अगेन चाइना को देती हैं। तो जो प्रोसेसिंग पे कंट्रोल है वो चाइना का 90% है। यू कैन इमेजिन, इतना कंट्रोल यूएस का भी कभी नहीं रहा किसी भी एरिया में। तो इसीलिए कहा जाता है कि चाइना सिर्फ इंडिया को थ्रेट नहीं है, चाइना पूरे ग्लोबल लेवल पे थ्रेट क्रिएट कर सकता है अगर ये सब चीजें डाइवर्सिफाई नहीं की गई। यहां पे इन्होंने यही कहा कि इंडिया इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या चला रहा है? नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन हमने स्टार्ट किया। इसके थ्रू हमने एक्सप्लोरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इजी करा है। कि कोई कंपनी पहले होता था कि किसी ब्लॉक को लेती थी तो अलग अलग उसको हम लोग देते थे, जो कॉन्ट्रैक्ट देते थे, माइनिंग का अलग देते थे, एक्सप्लोरेशन का अलग देते थे, और भी बहुत से कंडीशन थे। इन सब चीज़ों को हमने थोड़ा सा रिड्यूस किया है। साथ साथ हमने ये भी प्रोवाइड किया कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिसाइकलिंग क्रिटिकल मिनरल्स एंड एक्वायरिंग क्रिटिकल मिनरल्स एसेट जो है वो हमने प्रॉपर रूप से एक एजेंसी बना दिया है, वो इसको देख रेख में करेगी। जितने भी हमारी 3-4 टॉप की एमएनसीज हैं उनका हमने एक ग्रुप बना के ये करवा रहे हैं। नेशनल क्रिटिकल ये जो मिनरल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन है उसमें मेन हम जो एम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू चेन डेवलपमेंट की, एक तरीके से सर्कुलर इकोनॉमी बनाई जाए। व्हाट इज द सर्कुलर इकोनॉमी? सर्कल, हाँ, सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब कि जैसे ये पेन बना, फिर इसका मैंने यूज किया, फिर उसके बाद ये खराब होगा तो दो ऑप्शन होगा, या तो मैं फेंक दूं, टोटल नया लाऊं, टोटल माइन से निकाल के सब कुछ न्यू प्रोडक्शन हो। दूसरा ऑप्शन होगा कि इसको मैं वापस दे दूं जो कंपनी से खरीदा था, या वो कंपनी कांटेक्ट करके किसी को रख के इकट्ठा करे, वो वापस ले, और इसमें जो चीज़ें खराब है उसको रिप्लेस करे और रिफर्बिश करे, वापस मुझे दे दे। तो दोबारा माइनिंग की जरूरत नहीं होगी। जहाँ पे दोबारा माइनिंग करने के लिए 100 ग्राम लगेगा इसका जो मिनरल्स होगा, अगर इकोनॉमी की तरफ हम लोग एम कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है दैट इज द बजट ब्रिंग इन द प्लेंटी ऑफ पोल बाउंड बिहार। बिहार में इन्होंने कोसी रिवर को बिहार का कुछ खास नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? कोसी रिवर बहुत फेमस है बिहार में। किस लिए? मिएंडरिंग करती है, और मिएंडरिंग करती है ड्यू टू मिएंडरिंग का मतलब अपना रास्ता शिफ्ट करना। रास्ता शिफ्ट करने का मतलब ये हुआ कि राप्ती आज
यहाँ बह रही है, 5 साल बाद वो जाके कप्तानगंज में बहना स्टार्ट कर दे तो पाथ चेंज कर रही है। जब पाथ चेंज करेगी तो बीच में फ्लड आएगा जब उधर जा रही होगी। मियंडरिंग के कारण फ्लड बहुत आता है। कोसी का मियंडरिंग का पैटर्न है, फ्लड बहुत आता है, इसीलिए इसे सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। सौरो ऑफ बिहार के नाम से कोसी जाना जाता है। इसका ओरिजिन कहाँ पे है? अमरकंटक से नहीं आती है। चलिए कोई और गेस करे। एक तो इन्होंने एलिमिनेट कर दिया, आप बताइए। आपको कुछ पता ही नहीं, आप बताइए। कोसी ऊपर से आता है, ठीक है। अब दो ऑप्शन मैं आपको देता हूं, नेपाल से आता है कि तिब्बत से आता है कि इंडिया से आता है। तीन ऑप्शन। इंडिया से भी तो आ सकता है ऊपर। नेपाल से आता है पक्का? तिब्बत वाले कौन है? बाकी लोग तिब्बत के होंगे। तिब्बत से ही आता है, नेपाल से नहीं आता है, ठीक है। 11,500 की फंडिंग है, ठीक है। और माखना, जिसको फॉक्स नट भी कहते हैं, खाते हैं आप लोग माखना? आजकल बीच में रेट उसका 50,000 रुपए किलो बेचे हैं लोग फॉरेन में ले जाके। आप सोचिए, माखना जो हम लोग 100-200 लावा जो हम लोग खाते हैं, वो 50,000 रुपए किलो बिका है जाके यूरोप में। उसके बहुत फायदे हैं, अभी पता चल रहा है। तो इसीलिए हाँ, पूरी दुनिया का 90 सब कुछ बिहार में ही होता है। उसके कुछ 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं खासकर उसमें। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि फॉक्सनट के लिए एक स्पेशल बोर्ड बनाएंगे। तो ये फॉक्सनट कंफ्यूज मत होइएगा, माखना जो आप लोग खाते हैं वही है, कोई अजीब चीज नहीं है, लेकिन इसका वैल्यू रेट बहुत बढ़ गया है। मधुबनी साड़ी पहन के आई थी मैम, तो ये आर्ट एंड कल्चर में आप लोग पढ़ेंगे, एक तरीके का आर्ट होता है, ठीक है। तो मिथिला कल्चर में ये खासकर आता है, ठीक है। क्लियर हो रही है ये सब चीजें, बिहार से रिलेटेड क्या क्या है। जो कोसी रिवर है उसको एक बार मैप में देखिएगा, कौन सी ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है कि राइट हैंड है? गंगा में आके मिलती है, लेफ्ट हैंड है, ठीक है। ओके, ये है कोसी, यहाँ से आ रहा है तिब्बत वाले एरिया से, ये नेपाल के जस्ट ऊपर वाले पार्ट से स्टार्ट हो रहा है और ये गंगा में आके यहाँ मिल जाता है। यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा क्योंकि न्यूज में है कोसी वाला, तो ये पूछ सकते हैं। नेपाल ये ओवरऑल गंगा की सबसे बड़ी में तीसरे नंबर पे आती है। पहले पे कौन है? यमुना, दूसरे पे घाघर और तीसरे पे कोसी। लाइफ सेविंग डॉग को इन्होंने एग्जेम्पशन दिया है नियर अबाउट 36 लाइफ सेविंग डॉग्स, जैसे कैंसर के डॉग्स हो गए, उन सबको हमने एग्जेम्प्ट किया है। रेयर डिजीज, व्हाट इज द रेयर डिजीज? रेयर डिजीज की जिनका परसेंटेज बहुत कम होता है, ओवरऑल पॉपुलेशन में वो बहुत कम लोगों में पाए जाते हैं, दे आर द रेयर डिजीज। क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज में होता है कि डायरेक्ट आपका डेथ नहीं होगा लेकिन वो लंबे टाइम के लिए चलता है। जैसे डायबिटीज है तो आदमी बहुत लंबे टाइम तक फेस करता है, वो एक तरीके से उसका कोई प्रॉपर क्योर नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि दवा खा के आपने रिजॉल्व कर लिया, वो दवा खाते ही रहना पड़ता है। एंड उसका जो होता है 100% आप क्योर नहीं कर सकते हैं, उसमें सिर्फ होता है कि उसको इंक्रीज होने से, उसकी इंटेंसिटी बढ़ने से आप बचा सकते हैं। एक और अच्छी बात है कि इस बार के जो बजट है उसमें हमने जो आयुष्मान भारत योजना था उसमें हम पहले बीपीएल्स को देते थे, अभी हमने इसमें गिग वर्कर्स को भी ला दिया है, ठीक है। व्हाट आर द गिग वर्कर्स? या जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आते हैं, प्रॉपर उनकी सैलरी नहीं होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप इतना डिलीवर करेंगे तो इस तरीके से पैसे होंगे, तो वो होता है। और उनका फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे ओला मन किया तो ऑन है, मन किया तो वोटिंग है, वो एक तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं है, बहुत ही आर्बिट्री है, इसलिए ये बहुत न्यूज में था। तो इस बार इन्होंने गिग वर्कर्स को भी आयुष्मान भारत योजना में लाया है। क्लियर? Income tax relief apart from the FM unveils easing of the onerous TDS and TCS norms. TDS का कभी नाम सुना है? एंड TCS, TCS कंपनी नहीं है वो। हाँ, टैक्स
ठीक है, तो क्या इसमें डिफरेंस है? सही बताया आपने, फुल फॉर्म तो एकदम सही बनाया। व्हाट इज द डिफरेंस? किसी को बताया? आप बताइए। हाँ। नॉर्मल ये हो सकता है कि मैं इनकम मेरा है, पूरा एक साल कमाऊं, उसके बाद फॉर्म भरूं, आईटीआर जो भरा जाता है उसमें मैं अपना पूरा दूं, उसमें टैक्स दूं, तो वो हो गया कि नॉर्मल आप टैक्सेशन है। लेकिन टीडीएस में ये होता है कि डिडक्टेड एट द सोर्स। मुझे कोई सैलरी दे रहा होगा ना, जो सैलरी दे रहा है वो देने के पहले कट कर ले तो, और वो गवर्नमेंट को भेज दे। जो सोर्स दे रहा है वही डिडक्ट कर रहा है, तो टैक्स डिडक्टेड वहीं से माइनस करके मेरा सैलरी भेज रहा है। डिडक्ट कर रहा है ना मेरे सैलरी में। मानिए मेरा सैलरी है 1,40,000, तो 20,000 पहले से ही डिडक्ट करके 1,20,000 भेजा। तो जो मेरा होगा, जो टैक्सेशन वो कलेक्ट कर रहा है, जिस तरीके से टैक्स जा रही है वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, बाद में मैं अपना पूरा आईटीआर भरूंगा, अगर उसमें से कम बेसी होगा तो वो लोग वापस कर देते हैं। ठीक, टीडीएस नॉर्मल कट के ही आती है। गवर्नमेंट इससे, गवर्नमेंट को फायदा होता है, उसको ज्यादा हेडेक नहीं लेना पड़ता है। इंश्योरिटी आती है कि वो बाद में भाग भी सकता है, बाद में भरे ही नहीं, उससे अच्छा सैलरी दो उसी समय कट कर लो, तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत सही है। ठीक है, तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स समझ में आ गया कि क्या है। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मैं मानिए अब विदेश में मेरा कोई रिलेटिव पढ़ रहा है, उसको पैसा भेज रहा हूँ, तो पैसा भेज रहा हूँ कहीं ना कहीं मेरा इनकम होगा तभी तो भेज रहा हूँ। 20 लाख में गया जमा करने, तो वहां पे क्या होगा, वो कहेगा ना कि पहले ही आप इतना जमा कर रहे हैं तो कुछ पैसे आप कमा रहे होंगे, उसका जो इनकम टैक्स बनता है उसका कुछ परसेंटेज आप जमा कर लीजिए, वही कलेक्ट करवा लेगा। क्लियर हो रही है ये? यहाँ पे हम मैं भेज रहा हूँ, एक में था कि मैं पा रहा था, मैं रिसीव कर रहा था इसलिए डिडक्ट हो रहा था। यहाँ पे मैं भेज रहा हूँ तो मेरे कलेक्ट किया जा रहा है, तो दैट विल बी द टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मुझसे ही किया जा रहा है ना, उसमें तो वो एम्प्लॉय से डिडक्ट कर रहा था, यहाँ पे कलेक्ट कौन कर रहा है? मुझसे डायरेक्ट। तो कलेक्ट तो मुझसे कर रहा है, लेकिन इसका भी आईटीआर बाद में बनेगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक में आप भेज रहे हैं, आप दे रहे हैं, एक में आप रिसीव कर रहे हैं। पहले से ही एक में डिडक्ट है, एक में आप जाके आप खुद उसको सबमिट कर रहे हैं। ये चीजें समझ में आ रही हैं? क्या समझ में आई? आप बताइए, आप थोड़ा कंफ्यूज लग रही हैं, बताइए। नहीं समझ में आया? दो तरीके का एग्जांपल दिया हूं। जैसे मैं एक, मेरा जॉब है, किसी कंपनी में मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, वो मुझे मंथली सैलरी देता होगा। नॉर्मल जो टैक्सेशन का प्रोसेस है इनकम टैक्स का, कि आप साल में एक बार आईटीआर भरते हैं, उसी समय आप पूरा इनकम दिखाते हैं, और उसके बाद जो टैक्स बनता है आप पे करते हैं। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर हो गया। लेकिन अब ऐसे में गवर्नमेंट को लगता है कि क्या पता वो कुछ लोग भरे ही नहीं, होशियारी दिखाए, बीच में किसी ने जॉब छोड़ दिया 6 महीने बाद, तो होगा ना, फिर वो भरेगा ही नहीं 1 साल बाद। तो ऐसे में क्या होता है, गवर्नमेंट इंश्योर करने के लिए जब आपकी सैलरी दी जाती है तो जो इम्प्लॉय होता है उससे इसे बोलता है कि आप पहले ही कट कर लीजिएगा और तब सैलरी दीजिएगा, कि बाद में ज्यादा दिमाग न लगाना पड़े। क्लियर हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट कहाँ पे हो जाएगा, एडवांटेजियस पोजीशन पे हो जाएगा ना, कि पहले ही ले लिया, आप भरे ना भरे। ठीक है, तो यहाँ पे डिडक्ट हो के आपकी सैलरी आ रहा है। जो आपका एम्प्लॉय है, जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था, मेरी मानिए सैलरी 1 लाख है, 1 लाख का मानिए मेरा, इस हिसाब से 1 साल का मेरा 12 लाख बनता। 12 लाख के हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेते, 20%, 25%, जो भी उनको लगता है कि इनका पूरे साल का बनेगा 1,40,000, उस हिसाब से वो कैलकुलेट करके 12 से डिवाइड करते हैं, 12 से उनका आता है 10,000 के आसपास। तो वो क्या करेंगे, 1 लाख में से जो 10,000, 11,000 आ रहे हैं वो रिड्यूस करके, डिडक्ट करके वो 89,000 भेजा। सैलरी तो मेरी 1 लाख है, टैक्स उन्होंने सोर्स पे ही कट कर लिया, जो सोर्स मुझे दे रहा था वहीं पे डिडक्ट कर लिया। क्लियर हो रही है? ये वाला टीडीएस तो क्लियर हो गया। अब आपको टीसीएस में दिक्कत आ रहा है। मैं ऑलरेडी, मेरे पास इनकम है, मैं किसी को पैसे देने जा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आपका इनकम होगा तभी तो पैसे दे रहे हैं आप। हो सकता है कि गवर्नमेंट ऐसा एज्यूम कर रहा है कि इन्होंने टैक्स चोरी किया हो, दिया ही ना हो। तो मानिए मैं किसी को पैसे जब भेजने जाऊंगा, मानिए कोई मेरा फॉरेन में कोई मेरा रिलेटिव है, उसको मैं भेज रहा हूं, तो वहां पे क्या गवर्नमेंट करती है, कुछ प्रोसीजर में, जैसे हमेशा नहीं होता है, कुछ कुछ एरिया में, जैसे खासकर रेमिटेंस में ये लगता है।
रेमिटेंस जब आप करने जाते हैं तो ये पूछा जाता है कि पैसे कहाँ से आए इतने, वहां पे ज्यादा पैसे भेजते हैं ना, 12 लाख 18 लाख, तो वो एज्यूम करते हैं कि 18 लाख इनका इनकम है, 18 लाख का वो लोग पूरा कैलकुलेट करके अपना निकालते हैं, और फिर उन पे जो टैक्स बनेगा वो वहीं पे डिडक्ट मांगेंगे। मानिए 12 लाख है तो आपका कहेंगे कि आपका इतना टैक्स हुआ वो भी आप फिलअप कीजिए, तो कलेक्ट कर रहे हैं ना, वो अलग से दे रहा है ना पैसे, तो वहां पे कलेक्ट हो रहा है, बाद में वो आईटीआर में वो एडजस्ट होता है, लेकिन वहां पे वो कलेक्ट करते हैं ताकि बाद में जब हम हिसाब किताब करें तो मैं एडवांटेजियस पोजीशन पे हूँ। क्लियर हो रहा है? तब आपको जवाब देना पड़ेगा ना, ऐसे पैसे आए थे, ये पैसे थे। वैसे तो गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पकड़ेगी आपको, तो गवर्नमेंट अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कि कलेक्शन प्रॉपर हो, दो तरीका अपनाती है। जो सैलरीड पर्सन है उसको टीडीएस लगाती है, और जो रेमिटेंसेस बाहर जाते हैं वहां पे टीसीएस लगता है। क्लियर हुआ? अब कोई दिक्कत? यहाँ पे भी इन्होंने इस बजट में काफी कुछ राहत दिया है। इन्होंने जो पहले जो था वो इंक्रीज किया, मानिए पहले थ्रेशोल्ड केस और ये थोड़ा सा रेमिटांस के लिए 7 लाख था, अभी 10 लाख किया है, तो ये सब चीजें इस बार चेंज हुई हैं। रेमिटांस के लिए 7 लाख था, अभी 10 लाख किया है, और इन्होंने बोला है कि जो रेमिटांस वो हो जाएगा, लेकिन मानिए कोई और काम करने गया वो मंगा रहा है तो वहां पे लगेगा। क्लियर? इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या होता है? इंटरेस्ट को लेके क्या अलग, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लियर हो रहा है क्या है? इंश्योरेंस है, डिफरेंट क्रॉप्स के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही थी, अपना सब्सिडी दे रही थी, अपना खुद का कह रही थी कि मैं भी आधा पैसे सपोर्ट करूंगा ताकि फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस कराया जा सके। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या है? इंटरेस्ट से क्या लग रहा है? व्हाट इज मीन बाय द इंटरेस्ट? ब्याज है? हाँ, यही है कि जैसे ब्याज कहाँ से मिलेगा, बैंक से मिलेगा। मानिए फार्मर्स गया, वादों किया पैसा, इंटरेस्ट लेना है, ठीक है, फिर गवर्नमेंट ये कहते हैं कि अगर आपने लौटा दिया बीच ही में पैसे तो आपको 3 की जगह पे 2% मैं दिलवा दूंगा, 1% दे दूंगा। इस तरीके का स्कीम चलाते हैं, दैट इज द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे है कि किसान क्रेडिट कार्ड से आप इतने 3 लाख से 5 लाख का अभी इन्होंने इनहेंस किया है। ठीक है, क्लियर हो रही है ये सब चीजें? सेंटर टू ट्राइंग टू मेक द इंडिया फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, तो अभी हम चाहते हैं कि जो फूड प्रोडक्शन में प्रोडक्टिविटी हो वो इंक्रीज हो, तो उसके लिए हमने जर्म जर्म प्लाज लाइंस स्टार्ट किए हैं। जर्म प्लाज लाइंस क्या हो सकते हैं आप बताइए, आपको पता होगा। हाँ, वही आपका जो जर्म्स एक तरीके होता है ना, प्रॉपर तरीके से आप ग्रो करवाते हैं प्लांट के जो सीडलिंग्स होते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी ओवरऑल इंक्रीज हो। बीच में कोई भी जो भी इंसेक्ट्स लगे हैं उनको आप प्रिवेंट कर दें। आप देखते होंगे ना ग्रीन हाउस जैसे, ऐसे ग्रीन छतरी लगा के लोग उगाते हैं इस तरीके का। मैक्सिमम फार्मर्स क्या कहता है, आप दुकान पे गए सीड ला, ऐसे आपने स्टार्ट कर दिया क्रॉपिंग, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से जर्मिनेशन करके तब आप स्टार्ट करते हैं क्रॉपिंग, तो उसके सर्वाइवल का रेट हाई होता है। तो ये हम गवर्नमेंट ही प्रॉपर इस पे सब्सिडाइज कर रही है इस सब चीजों को। साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है वो भी फोकस है कि उसका भी इन्होंने इंक्रीज किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में क्या था, फ्री राशन कितना कितना केजी दे देते हैं? 5 केजी, राइट। क्या क्या था 5 केजी में? या राइस, व्हीट एंड कोअस ग्रेन। कोअस ग्रेन में जौ बाजरा आएगा, और राइस व्हीट तो आपको पता ही है। इस बार का बजट फॉर द डिफेंस फॉल शॉर्ट, कितना कम हुआ है इस बार? इन्होंने दिया है ईयरमार्क्ड, यूनियन बजट ईयरमार्क्ड 6.81 लाख करोड़, कितना कम हुआ है? लास्ट टाइम इन्होंने दिया था टोटल यूनियन बजट का एक्सपेंडिचर का 13%। 8% था ना ये, 13% किसको किसको इंक्लूड किया? ठीक है, इसको अभी देखेंगे। इट वॉज 8%।
या 13% ज्यादा दिखा रहा है, तो अभी उसको देखते हैं कि क्या है। आगे के इन्होंने मॉडर्नाइजेशन के लिए भी अलग से इसमें कुछ प्रोविजन करे हैं। इंडिजेनाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, खुद तो बना नहीं रहे हैं, कोलैबोरेशन ही कर रहे हैं। जैसे रसा के साथ है, फ्रांस के साथ है, हम कह रहे हैं कि मिल के बनाना। कोलैबोरेशन में भी दिक्कत ये है कि ऐसा नहीं है कि हम वो मिल के हम एक साथ बैठ के बनाते हैं। ये मत समझिएगा कि वो जैसे कि ब्रह्मोस बना रहे हैं तो एक रसा के आ गए और मैं इंडिया का आ गए, मिल के हम लोग बना रहे हैं। उसमें भी होता है, कुछ पार्ट दे दिया जाता है कि वो पार्ट वो डेवलप करेंगे, उनका सब कुछ अलग होता है, टेक्नोलॉजी अलग होता है, कुछ पार्ट हमें दिया जाता है। ये होता है कोलैबोरेशन में। कोई एक साथ आके अपनी टेक्नोलॉजी एकदम 100% नहीं देता है, वो कुछ ना कुछ अपना स्पेशलाइज बचा के रखते हैं। तो इंडिया अभी भी कोलैबोरेशन में ही है, 100% टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर है वो नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया का यह है कि हम खुद का डेवलप करें। जैसे अभी हम लोग फाइटर जेट खुद का बना रहे थे, तेजस, और तेजस 1980 में इंदिरा गांधी ने बोला था कि हम बनाएंगे, अभी भी बन के नहीं आ पाया। अभी भी उसका इंजन जो हम ले रहे हैं हेल्प, यूएस का एक जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है, उसका हेल्प लेके हम बना रहे हैं। क्लियर हो रही है? तो इंडिजनाइजेशन में काफी दिक्कत है इंडिया को, और उस पर हम काफी पैसे खर्च करते हैं, और इसके चक्कर में होता है कि सेल्फ डिपेंडेंसी भी नहीं होती है। मानिए रसा से कभी लड़ाई हो गया तो मैक्सिमम वही दिया है, देना बंद हो जाए तो तुरंत हमारा हालत खराब हो जाएगा। हो सकता है रास्ता चाइना का बहुत अच्छा दोस्त बन जाए आने वाले टाइम में। जिस तरीके से ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रहा है, जिस तरीके से यूएस चाइना एक दूसरे को विरोध कर रहे हैं, चाइना और रसा आपस में क्लोज जा रहे हैं, अरे करेंगे ना, इंडिया यूएस क्लोज जा रहे हैं, तो जियो पॉलिटिक्स कभी भी चेंज हो सकती है। तो ऐसे में डिफेंस का सेल्फ रिलायंस होना काफी जरूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप लोन्स अनाउंस टू द बूस्ट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर द वीमेन। तो यहाँ पे कितना इसको दिया है, 2 करोड़, 2 करोड़ के लोन्स के लिए 5 लाख। द बजट अनाउंस ए न्यू स्कीम अंडर द विच 5 लाख वुड बी प्रोवाइडेड इंटरप्रेन्योर लोन्स अप टू द 2 लाख फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये 2 लाख इन्होंने इंटरप्रेन्योरशिप जो है वुमेन्स में वो बढ़ाएंगे। तो ये किसके अंडर में करा रहे हैं, वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। उसको कितना दिया इस बार, 26,889 करोड़। ये सब डेटा है, एक बार आप लोग देखिएगा, ये अलग अलग डेटा है, ये एक ही बार याद वैसे भी नहीं होगा, धीरे धीरे देखने देखते आपको आइडिया होगा कि किसके लिए कितना दिया है। तो आज मैं अगर सब बताऊंगा तो ज्यादा आपका ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, अभी तक जो चीजें वो क्लियर है? क्या क्या एरिया हम लोगों ने डिस्कस किया है, 2-3 एरिया है, वो हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे। अभी तक जो मेनली हम लोगों ने बेसिक्स डिस्कस किया है, फिर क्या डिस्कस किया है, किस किस एरिया को डिस्कस किया है, बताइए। ब्लैंक, आप बताइए। मेनली हम लोग एक्सटर्नल सेक्टर को पे काफी फोकस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने डिस्कस किया है, और थोड़ा बहुत हमने जो प्रॉपर स्कीम कुछ उसको डिस्कस किया, जैसे प्रधानमंत्री अभी फसल बीमा योजना, ये सब चीजें एक बार आप रिवाइज कीजिए। फिर आगे के कुछ जो बच्चे हैं, खासकर मनरेगा को इन्होंने सेम किया है, मनरेगा का फिर डिस्कशन है तो उसको करेंगे। 86,000 करोड़ इन्होंने मनरेगा को दिया है, उस पर काफी डिस्कशन है, क्योंकि मनरेगा को लेके काफी पेमेंट डिले हो रहा है। और ठीक है, वो सब आगे है, तो नेक्स्ट क्लास में जो बचा हुआ एरिया है वो हम लोग कवर करेंगे। अभी इतना चीजें समझ में आई हैं, प्रोसेस समझ में आया, बजट का क्या है, जो हम लोगों ने बेसिक्स डिस्कस किया है वो एक बार आप लोग और रिवाइज कीजिए। मेन बेसिक्स ही था, बेसिक्स अगर समझ में आ गया तो आगे डेटा है वो आप 50 डेटा है वो आपको देखते देखते होगा, लेकिन यू शुड हैव क्लियरिटी कि बजट क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे डिवाइड होता है, किस तरीके से बजट का इम्पैक्ट होता है ओवरऑल इकोनॉमी पे। So this is all about from the today's class. Here we will conclude our class. Thank you for joining the class. All the best. Jai Hind.